तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएसएलआर एजुकेशन सेंटर, डीएसएलआर सिविल सर्विसेज एकेडमी पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के जीएस के सभी सब्जेक्ट्स की। और अभी हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपना चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले एशिया का चैप्टर कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो ऐप के रिसोर्सेज में जाकर पुरानी क्लासेस कवर कर सकते हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी पॉलिटी के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। और उसके बाद में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किया है, जिसमें हम एशिया का चैप्टर सबसे पहले देख रहे हैं। और ऑलरेडी हमने उसमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के बारे में जाना था कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट हैं। अभी हमारा जो फोकस है एशिया के सभी कंट्रीज की बाउंड्री, कौन सी कंट्रीज हैं उसको जानने पर है। और बीच बीच में जो कुछ फैक्ट्स वाले पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखते हुए चल रहे हैं। तो उसके बाद में हम इसमें जो माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो बहुत ही डिटेल में हम कोर्स को कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल कॉपी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अपनी नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं शुरू से जैसा आप सब लोगों से कहा है कि अपनी नोट्स आप लोग जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपकी नोट्स ही रहती है जो आपको याद रहती है। आप बिना नोट्स बनाए सिर्फ ऐसे ही कहानी की तरह अगर सुनते रहेंगे तो एक हफ्ते बाद भी वो नहीं याद रहने वाला है। तो इसलिए अपनी नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में जरूर से बनाइए। जहाँ पे आपको जैसा भी सही लगता है वैसे अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी नोट्स बनाते रहिए। और जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको आप कहीं पे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। वैसे तो हमने साउथ ईस्ट एशिया को देख लिया था, उसके बाद हमारा वेस्ट एशिया को हम शुरू करने वाले थे और उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के बाद वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। और मैप आप लोग को उम्मीद है दिख रहा होगा। और जिनके पास मैप वगैरह नहीं है वो वहां या तो मैप में तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो नोट्स है उसमें आप अपने हैंड रिटन मैप को बनाते हुए एक सिंबॉलिक तरीके से उसको आप बनाते हुए चलिएगा। और अगर आपको मैप परचेज करना है और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो स्टूडेंट वर्जन जो होता है ऑक्सफोर्ड का उसको लीजिएगा, एटलस का। ठीक है, स्टूडेंट वाला ही आपके काम आएगा और दूसरा कोई आपके काम में नहीं आएगा। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज पाई जाती हैं या फिर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी कंट्रीज मिलेंगी ना, एक तो ये मान लीजिए कि बहुत ही भारी भारी कंट्रीज हैं। भारी भारी इन द सेंस कि या तो तेल वाली कंट्रीज हैं या तो ऐसे विवाद वाली कंट्रीज हैं जिन पर हमेशा विश्व में कुछ न कुछ पंगा मचा रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज यहाँ पर बहुत सारी हैं। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ईरान, इराक, दोनों आपको समझ में आ गया, दोनों विवादास्पद जगह। इराक से ही सटा हुआ है सीरिया। ठीक है, इराक से सटा हुआ क्या है, सीरिया। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर है जॉर्डन। ठीक, थोड़ा सा मैं साउंड थोड़ा सा इको हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, शायद कुछ दिक्कत कर रहा है। अभी सही हो गया होगा, अभी सही हो गया है। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है ईरान। ईरान के जस्ट बगल में है आपका इराक। इराक से थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं तो सीरिया। ठीक है, सीरिया से ऊपर जाते हैं आप तो मिल जाता है आपको टर्की। सीरिया से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको टर्की इधर मिलता है, यहाँ पर जॉर्डन मिल रहा है। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको यमन मिल रहा है, यहाँ पर आपको ओमान मिल रहा है। फिर ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर आपको मिल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर इसी से लगा हुआ है कतर। उसके बाद में इससे लगा हुआ, कतर से लगा हुआ है हमारा बहरीन। फिर यहाँ पर कुवैत। कुवैत जो किससे लगा है, इराक से भी लगा हुआ है और ईरान से भी लगा है और सऊदी अरेबिया से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कंट्रीज को यहाँ पर देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हो रही हैं, तो यहाँ पर आप कौन कौन सी कंट्रीज देख पा रहे हैं, ईरान, इराक, उसके बाद में आप सीरिया, टर्की, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ओमान,
कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब आप देखते हैं ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर आपको छोटा सा ये दिख रहा है, ये है आपका साइप्रस। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी में है। ठीक, और उसके बाद में सीरिया से ही जस्ट लगा हुआ है लेबनान, सीरिया से ही लगा है लेबनान, और उसके बाद में लेबनान के जस्ट नीचे है इजराइल। ठीक है, लेबनान के ही नीचे जस्ट इजराइल पाया जाता है। ईरान के इधर में जब आप जाते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो पार्ट हैं ये इसमें काउंट नहीं होंगे, ये वेस्ट एशिया में आपके नहीं आते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नीचे जब आते हैं तो इंडिया वगैरह भी आ जाता है, ये आपका जो सेक्शन है ये उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो फिर से अगर हम एक बार देखना चाहें इसको, तो हम देख सकते हैं क्या क्या था, ईरान, ईरान से लगा हुआ इराक था, फिर हमारा सीरिया, सीरिया के ऊपर है टर्की, टर्की के सीरिया से नीचे लगा हुआ जॉर्डन, और यही जॉर्डन सीरिया से लगा हुआ है लेबनान, उसके बाद में लेबनान के साथ में लगा हुआ है हमारा इजराइल। ठीक है, क्या है, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो इस तरीके से जैसे इसमें बना हुआ है वैसे ही आप अपने नोट्स में भी आप कंट्रीज को बना सकते हैं। आपको पूरा मैप जैसा नहीं बनाना कि हाँ ईरान ऐसा दिखता है वो ऐसा दिखता है, एकदम ज्योग्राफिकल मैप आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस तरीके से बनाइए कि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ईरान की राजधानी वगैरह तेहरान, बगदाद हो गया, इन राजधानियों को आप याद रख लीजिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान हो गई, इराक की बगदाद हो गई, टर्की की अंकारा हो गई, उसके बाद जॉर्डन वगैरह भी है, सऊदी अरेबिया की रियाद हो गई है। ठीक है, यमन की सना हो गई, तो ओमान की मस्कट होती है। ये काम आप अपने से करिएगा कि कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। इन कंट्रीज की कैपिटल आप याद रख लीजिएगा, हालांकि इतने बुरे दिन आए नहीं है कि कहीं पे कैपिटल पूछा जाए, बट क्या पता कभी मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहां पर आपको ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसा अभी हमने बात की कि सीरिया से ही लगा हुआ क्या है, यहाँ पर ये येलो पोर्शन छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है लेबनान, उसके बाद में जस्ट उसके नीचे में है ये इजराइल। ठीक है, लेबनान और फिर इजराइल, और उनसे लगा हुआ है ये जॉर्डन, और उसके बाद में ये सबसे बड़ा एरिया इधर का जो है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, रेड सी था, यहाँ पे हमारा रेड सी है। ठीक है, उसके बाद में इधर भी हमारा समुद्र है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, यहाँ से भी ये वाटर है, यहाँ से भी वाटर है, और यहाँ से भी वाटर है। और अगर कोई जगह तीन साइड से वाटर से घिरी हुई होती तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर यानी ट्राई द्वीप। तो ये क्या हो गया, ये सऊदी अरब वाला ये वाला जो पोर्शन आ गया, सऊदी अरब, यमन वगैरह, ये क्या हो गया, ये एक हो गया प्रायद्वीप, जिसको नाम दिया जाता है अरब प्रायद्वीप, जिसका आप अक्सर नाम सुनते हैं कि अरब प्रायद्वीप। ठीक है, जो कि तीनों तरफ से क्या घिरा हुआ है, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो अब आपको क्लियर होगा कि अरब प्रायद्वीप अगर किस रीजन में है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए या कभी स्टेटमेंट में बनाया जाए कि अरब प्रायद्वीप किस एरिया में पाया जाता है, तो आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि अरब प्रायद्वीप वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया में स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हमको दिख भी जाएगा। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर हम लोग का ये पोर्शन जो चल रहा है, ये हमारा अरब प्रायद्वीप वाला हो गया, यहाँ पर हमारा ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, ये ऊपर में लेबनान हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर से देखिए इस तरह से आया है, और नीचे वाला जो है हमारा इजराइल हो जाएगा। अब छोटा सा देखिए, जहां पर हमने इजराइल का बनाया है एरो, यहाँ से बनाते हुए लगे ना, ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है और ये पोर्शन जो है, ये वाला हमारा इजिप्ट का पोर्शन है। ठीक है, और ये इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक डिवाइडिंग एरिया है। ठीक है, क्या है, डिवाइडिंग एरिया है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतनी बार आपको दिखाने का पर्पस ये है कि आप कंट्रीज को याद में रख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज में आ रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये सारी बातें हमने कर ली, उसके बाद ये छोटी छोटी कंट्रीज को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से, सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पर आपका है यमन, फिर ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर है फिर कतर, कतर के बगल में बहरीन, बहरीन के बगल में कुवैत,
कुवैत के ऊपर ही एक मूवी भी आपने देखा ही होगा जो अक्षय कुमार की आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन कंट्रीज को बना सकते हैं अपने फिगर में और याद रख सकने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कतर से लगा हुआ बहरीन। यहाँ पर आपको लगे हुए नहीं दिख रहे क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपको प्रैक्टिस पर्पस से बताया गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये लगे हुए हैं। फिर ऊपर में आप कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक। चलिए, सऊदी अरब जो है ये वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आपको यहाँ से देखने में ही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा क्या होगा। थोड़ा सा हम देखते हैं, ये माउस आज थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक। ये आप अगर इनके एरियाज को देखिए, अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे डाउट भी हो रहा होगा तो ये सिर्फ ईरान से आपको हो रहा होगा, लेकिन ईरान से भी बड़ा आपको सऊदी अरबिया दिख जाएगा। कि तो वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है सऊदी अरब। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो है वेस्टर्न एशिया के टोटल 3 देशों से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो हम जब हमारा फिजिकल ज्योग्राफी होगा तो वहां पे बहुत ही डिटेल में इसको देखेंगे किस तरीके से पास होती है, सन कहां से कैसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि वेस्टर्न एशिया के 3 देशों से ये होकर ये गुजरता है। और आपको याद होना चाहिए कि हमने जो साउथ ईस्ट एशिया देखा था वहां पे किस कंट्री से होकर ये गुजर रहा था, ठीक है। और नहीं देखा है तो उसको पीछे जाकर एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में अब 3 देश तो हो गए। एक तो क्वेश्चन यहीं से यही बन सकता है कि नंबर्स में आपसे पूछ लिया जाए। और उसके बाद में कौन कौन से देश, तो कौन कौन से देश हैं, सऊदी अरब, यूएई एंड ओमान, ठीक है। कौन कौन से देश से पास हो रहा है, सऊदी अरब से, यूएई से और ओमान से, ठीक है। पीछे अगर आप थोड़ा सा जाके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से निकलता है। तो ये वाली यहाँ पे हल्का सा आपको दिखेगा कि यहाँ से होते हुए जा रहा है, तो ये सऊदी अरब से हुआ, फिर यहाँ पर यूएई से होते हुए ओमान से होकर निकल गया। और जब यहाँ से ये आगे निकल रही होती तो जस्ट यहीं पर है मस्कट, ठीक है। यहीं पर मस्कट है और जो कि जस्ट पाया जाता है कर्क रेखा पे ही, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पे ही पाया जाता है मस्कट। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि किस देश की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पर अवस्थित है, स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा, ओमान की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जैसे बात करते हैं, इस ये हमारा रेड सी है, ठीक है, ये हमारा रेड सी है। तो जब ये जॉर्डन आप देख रहे हैं ना, जॉर्डन ये यहाँ पर इसी सेक्शन में यहाँ पर तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा ही एक गल्फ मिलता है, ठीक है, एक खाड़ी मिलती है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात वगैरह में अपनी सेक्शन में देखते हैं तो वहां पे हमको कच्छ की खाड़ी वगैरह देखने को मिलती है ना, वैसे ही इस सेक्शन में जहां पर ये पॉइंटर है वहां पर हमको खाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। और उस खाड़ी को हम कहते हैं गल्फ ऑफ अकावा, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ अकावा जो है ये रेड सी के ही अंदर आता है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकावा किसके अंडर में आता है, रेड सी के ही अंडर में आता है, ठीक। उसके बाद में अगर हम आगे थोड़ा सा और देखने का प्रयास करें, अगर इसको क्या हो, थोड़ा सा माउस आज दिक्कत कर रहा है, शायद सेल इसका खत्म हो गया है। तो रेड सी से लगे हुए देशों को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ये हमारा रेड सी है, तो रेड सी के कौन कौन से देश इससे लगे हुए हैं। तो आपका जवाब क्या हो सकता है कि 4 देश होंगे टोटल नंबर में, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल कैसे हुए, क्योंकि ये गल्फ ऑफ अकावा जो है ये यहीं पर है, और ये गल्फ ऑफ अकावा जो है ये दोनों किसका हिस्सा बन रहा है, रेड सी का। तो अगर गल्फ ऑफ अकावा जो है रेड सी का हिस्सा है तो जॉर्डन और उसके बाद में इजराइल जो है ये भी रेड सी से कनेक्ट हो गए। उसके बाद में सऊदी अरब, तो आप देख ही रहे हैं कि सऊदी अरब ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे, सऊदी अरब ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। और उसके बाद में आप दूसरा देखें तो यमन भी है जो है, यमन जो है ये भी हमारा रेड सी से कनेक्टेड है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो रेड सी से कनेक्टेड है। तो रेड सी से कनेक्टेड कौन कौन से देश हो गए, सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन और इजराइल। अगर आपसे कोई कहे कि जॉर्डन और इजराइल कैसे कनेक्टेड हैं, तो गल्फ ऑफ अकावा से वो कनेक्टेड है, और गल्फ ऑफ अकावा किसका पार्ट है, रेड सी का पार्ट है। इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली से, क्योंकि रेड गल्फ ऑफ अकावा
रेड सी का पार्ट है, इसलिए ये भी कल उससे कनेक्टेड माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का एक आंसर हमारा होता है। उसके बाद में यहीं पे रेड सी वगैरह के बाद में अगर हम देखें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे अफ्रीका का एक द्वीप देश है जिबूती, जिससे यहाँ पर इसको अलग कर रहा होता है बाग अलमंडीव जल संधि जो होती है, वो इसको यहाँ से अलग कर रही होती है। इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, और उसके बाद में देखें ये वही पोर्शन है जो हमने अभी 1 2 3 4 किया था। 1 2 3 और 4 ये चारों जो देश हैं ये हमारे इस रेड सी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी, ये वाला पोर्शन आपका जो है ये है इजिप्ट, ये वाला पोर्शन है इजिप्ट। उसके बाद में बीच में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको याद होगा इस वाले पोर्शन की हमने बात की थी ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन की हमने बात की थी, यहाँ पे इजराइल है, फिर यहाँ पे इजिप्ट है, तो ये बीच में एक पोर्शन बच रहा है। यही जो बीच का पोर्शन है ये है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ सुएज है, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ तीरन है, यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ तीरन है जो कि सिनाई पेनिनसुला को इससे अलग कर रहा है, और उसके बाद में ऊपर में आपका मेडिटेरियन सी इधर दिख जा रहा है। तो ये जो है ये भी तीन साइड से क्या वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए ये एक प्रायद्वीप बन जाता है और इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, जो कि किसका हिस्सा माना जाता है? ये हिस्सा माना जाता है एशिया का ही, ये एशिया का हिस्सा माना जाता है। और किन किन को अलग कर रहा है ये यहाँ पर? ये इजिप्ट और इजराइल को यहाँ पर अलग कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन एक बनता है कि यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही हमने अभी जो हमने बातें की हैं उन्हीं के बारे में है कि गल्फ ऑफ अकावा का विस्तार जॉर्डन और इजराइल तक है। ईरान को यूएई से हो, ये तो अभी हम आगे देखते हैं ईरान को यूएई से कैसे अलग कर रहा है। इजराइल और जॉर्डन हो गया हमारे ये। उसके बाद में ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहीं से हमारा है क्या, मिस्र का पोर्शन आ जाता है, इजिप्ट का। और ये सिनाई प्रायद्वीप जो होता है ये थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर तक जाएगा, ये हमारा एशिया में है। ठीक है, और एशिया में है और इजिप्ट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, एशिया में किसका पार्ट माना जाता है? इजिप्ट का। मींस इजिप्ट का कुछ पोर्शन एशिया में भी ऑलरेडी आ गया। तो क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप जो है एशिया इजिप्ट का पार्ट है और ये एशिया में माना जाता है, इसलिए अगर आपसे कोई कहता है कि इजिप्ट का कुछ पोर्शन एशिया में भी है तो वहां पे वो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और यहीं पर आपका एक स्वेज नहर भी पाई जाती है, नगर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये स्वेज नहर होगा जो कि मेडिटेरियन सी, क्योंकि ऊपर में हमारा मेडिटेरियन सी था, अभी हमने देखा था यहाँ पे हमने मेडिटेरियन सी देखा था, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको खड़ा करके बनाइएगा, यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये अगर आप ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके बनाएंगे तो एज इट इज, क्योंकि जहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा रेड सी की पोर्शन है, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ वहां पे है, इसलिए आपको वहां पे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो और अब जैसे हमने बात की थी अभी कि रेड सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेडिटेरियन सी से कौन से देश लगे हैं, तो यहाँ पर भी 4 देश हैं। यहाँ पे 4 देश कौन कौन से हैं? इजराइल जो कि वहां भी था, लेबनान, सीरिया और टर्की। ठीक है, इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की। देख सकते हैं आप पीछे अगर जाए तो, थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप जाते हैं तो टर्की आप देख सकते हैं, सीरिया भी देख सकते हैं और इजराइल भी देख सकते हैं, लेबनान भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको वहां से। और उसके बाद में वेस्टर्न एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्री अगर आप कहेंगे तो नो कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड, मतलब वेस्टर्न एशिया में कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है। लैंड लॉक्ड नहीं है, और आप क्लियर देख सकते हैं कि सभी कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं। जैसे ईरान और यूएई के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी देखिए थोड़ा सा गैप बना हुआ है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है। हर एक देश कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं पाई जाती है वेस्टर्न एशिया में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्टर्न एशिया में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे या एक ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज का, तो आपका सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। अब
आप अक्सर इजराइल फिलिस्तीन के विवाद, सीरिया के विवाद, इस तरीके की बातें आप सुनते रहेंगे ना। तो ये जो पोर्शन है, अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो हमारा इजराइल का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो है इजराइल का पोर्शन है। इसी में इजराइल के अंदर में ही यहाँ पर देखिए एक है गाजा स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन मेडिटेरियन सी से लगा हुआ, ये है गाजा स्ट्रिप। क्या है? गाजा स्ट्रिप। और ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे फिलिस्तीनी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अक्सर आप सुनते होंगे फिलिस्तीनियों का इजराइल से इस तरीके से काफी विवाद होता रहता है, तो वो इसी स्थान को लेकर होता रहता है। उसके बाद में एक एरिया देखिए, यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हमेशा विवाद नजर आता रहता है इजराइल का और लेबनान वगैरह का, ठीक है। तो गोलन हाइट्स की लोकेशन यहाँ पर है। उसके बाद में जेरूसलम, रामाल्ला, अक्सर इन जगहों का आप नाम सुनते रहते हैं। तो इस मैप के अंदर ही यहाँ पर देखिए क्या है, वेस्ट बैंक। ये क्या है? वेस्ट बैंक। इस वेस्ट बैंक में ही जेरूसलम है और रामाल्ला है। तो आप इनकी लोकेशन को आप याद रखिएगा कि किन किन लोकेशंस पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गोलन हाइट्स कहाँ पर है? सीरिया से लगा हुआ है, जहां पर अक्सर आप सीरिया का सुनते रहते हैं, कहानी सुनते रहते हैं कि गोलन हाइट्स में ये विवाद हो गया, यहाँ पे ये पंप फूट गया, वो हो गया। वहां पे तो लोगों का चलना मुश्किल हुआ रहता है, क्योंकि वो इसी एरिया की कहानी है और इसराइल भी उसमें कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाता है। तो इसराइल इसको अपना पार्ट कहता ही है, ठीक है। और उसके बाद में गाजा स्ट्रिप पे फिलिस्तीनियों का कहानी हो जाती है। जेरूसलम जो है हमारा, रामाल्ला का पोर्शन जो है, वो यहाँ पर रामाल्ला यहाँ पे हो गया, जेरूसलम यहाँ पे हो गया जो राजधानी है, ठीक है। तो इसराइल सीरिया के साथ गोलन पहाड़ी और लेबनान के साथ में और जॉर्डन के साथ में सीमा बनाता है। जॉर्डन तो हम कई बार देख चुके हैं, उसके बाद लेबनान भी था और सीरिया भी, इनके साथ में ये। उसके बाद में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जहां पर फिलिस्तीनी के लोग रहते हैं, और जेरूसलम भी यही है, ठीक है। इन जगहों पे फिलिस्तीनियों से इनका हमेशा विवाद होता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको भी आप याद रखिएगा विथ लोकेशन, ठीक। उसके बाद में ये आप देखिए, यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है। क्या है? गल्फ ऑफ पर्सिया। और ये जो इनके बीच में यूएई और ईरान के बीच में एक होर्मुज जल संधि, होर्मुज स्ट्रेट पाई जाती है। इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया और इधर आपका गल्फ ऑफ पर्सिया हो गया, और इनके बीच में यहाँ पर है, ये इस जगह पे यहाँ पर है क्या, होर्मुज जल संधि, ठीक है। और ये होर्मुज जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है? इस यूएई को और ईरान को, ठीक है। और उसके बाद में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है, जो सऊदी अरब और सिनाई प्रायद्वीप को अलग करने वाली जल संधि भी होती है। तीरन, थोड़ी देर पहले हमको यहाँ पे एक फिगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको तीरन जल संधि मिली थी। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ तीरन, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ तीरन आपको मिल रहा है ना। ये स्ट्रेट ऑफ तीरन किसको किसको डिवाइड कर रहा है? सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिसुलर को, ठीक है। तो इनको भी अलग कर रहा है। और ईरान को यूएई से होर्मुज जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे इस वाले फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका होर्मुज जल संधि आ जा रहा है, और ये वाले पोर्शन में जहां पर जब आप जाते हैं, ये वाला हमारा हो गया था सिनाई प्रायद्वीप, और यहाँ पर हमारा यूएई हो गया। तो बीच में हमारा क्या जाता है? बीच में हमारा आ जाता है तीरन जल संधि, ठीक है। तो इसको भी आप याद में रखिएगा कि सिनाई प्रायद्वीप और सऊदी अरेबिया को ये अलग कर रहा है, और ईरान को, यूएई को होर्मुज अलग कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम ईरान की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो कौन सा था? सऊदी अरेबिया था। लेकिन वेस्टर्न एशिया का सबसे पॉपुलेटेड कहा जाए, जनसंख्या में सबसे ज्यादा, तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा ईरान है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ईरान पाया जाता है, ठीक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में जैसे अभी हमने कहा कि जॉर्जिया क्या है? ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, अजरबैजान। इनकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद में करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया की तरह से आ जाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल एशिया की, अगर हम बात करते हैं आपसे, ये तो हमारी अभी हमारी कहानी किस पे हो गई थी? ये हमारी हुई थी वेस्टर्न एशिया की, ठीक है। वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज को हमने लोकेट कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए, अभी कुछ समय पहले रशिया टर्की वगैरह का विवाद यहाँ पे काफी हुआ था। तीन कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, छोटे छोटे, एक जॉर्जिया है, एक अजरबैजान है, और यहाँ पर एक और कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनको लेकर हमेशा काफी न काफी विवाद होता रहता है, क्योंकि अगर आप इसकी लोकेशन देखें,
तो ऊपर में रशिया हो जाती है। और जो 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ था उससे पहले ही उसी के पार्ट में माने जाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब टर्की का भी हमेशा 36 का आंकड़ा किसी न किसी से रहता ही है, तो टर्की की अपनी कहानी रहती है। तो उस वजह से इनको क्षेत्रीयता को लेकर इनकी काफी कहानी होती रहती है, ठीक है। तो इनकी बात अगर हम करें तो इसमें ये जॉर्जिया जो होता है ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, अजरबैजान लैंडलॉक्ड है, ठीक है। और अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू एक राजधानी है इसकी, जो पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस है। ये लोकेशन भी आप इसका देख लीजिए, यहाँ पर पाई जाती है बाकू अजरबैजान की, ठीक है। उसके बाद और भी कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में, जैसे कि हम देखते हैं 5 मेन जो है इनसे लगा हुआ, ये देखिए कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर है, ठीक है। उसके बाद में अजरबैजान की हमने जो बात की थी, देखिए बाकू, ये रहा बाकू, ठीक है। और उसके बाद में अब कंट्रीज सेंट्रल एशिया की जैसे हम देखते हैं तो कजाकिस्तान, ठीक है। एक कजाकिस्तान हो गया, देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ठीक है। और ये उसके बाद में हम देखिए उज्बेकिस्तान, दूसरा हमारा कौन सा आ गया? उज्बेकिस्तान। सब तानी है यहाँ पे, पाकिस्तान को मत काउंट कर लीजिएगा, सब तान है लेकिन यहाँ, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद में किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। और तजाकिस्तान, ठीक है। क्या है? तजाकिस्तान। कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो 5 तान यहाँ पर हैं, ठीक है। 5 तान है और 3 अभी हमने उधर देखे थे, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। अब ये वाला देखिए, कजाकिस्तान को देखिए, काफी बड़ा आपको दिख रहा है देखने में ही, ठीक है। बहुत बड़ा दिख रहा है ना। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश ये माना जाता है, ठीक है। और ये 5 के पांचों ही क्या हैं? लैंडलॉक्ड हैं। लेकिन इस उज्बेकिस्तान को अगर आप देखें तो ये उज्बेकिस्तान जो है इस लैंडलॉक्ड और इस लैंडलॉक्ड के अंदर में ही है ना। मतलब ये क्या हो गया? ये डबल लैंडलॉक्ड है। मतलब डबल लैंडलॉक्ड वो कंट्री हो जाती है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री से भी घिरा, खुद तो लैंडलॉक्ड है ही लेकिन उसके अराउंड में, ये तो लैंडलॉक्ड है ही है लेकिन इसके अराउंड जो देश हैं वो भी क्या है? खुद लैंडलॉक्ड है। मतलब डबल तरीके से ये लैंड से लॉक हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये डबल लैंड लॉक कंट्री माने जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर से माउस बंद हुआ, ठीक है। तो ये हमारा उज्बेकिस्तान क्या हो जाता है? डबल लैंड लॉक कंट्री। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा हुआ? कजाकिस्तान। उसके बाद में कौन सी कंट्री इसमें से डबल लैंड लॉक्ड है? पांचों का ऑप्शन मान लीजिए आपसे दे दिया जाए तो आपसे आपका ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन सही वाला कौन सा हो जाता है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्या होगा हमारा? उज्बेकिस्तान हमारा डबल लैंड लॉक कंट्री होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये फिर से वही सारी चीजें आ गई हमारी। ये शायद एक पुराना हो गया है। यहाँ पर 3 देश हमारे जॉर्जिया, आर्मानिया और ये हमारा अजरबैजान हो गया था जरूद्दीन वाला, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारा कवर कर चुके हैं, ये स्लाइड रिपीट हो गई जस्ट। अब देखिए, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ना एक छोटी सी झील है। कौन सी झील है? छोटी सी झील है जिसका नाम है अरल झील। और इस अरल झील की बातें अगर हम करें तो ये धीरे धीरे क्या मरुस्थल में एक तरह से कन्वर्ट होते जा रहा है, या कहें कि लैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसलिए इस झील को आप याद रखिएगा, कहीं हो सकता है कि एनवायरमेंट पर्पस से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो इन जगह चीजों को भी आप याद रखिएगा। अब कैस्पियन सी को टच करने वाले देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं भाई। कैस्पियन सी कहाँ पे है? ये आ गया कैस्पियन सी। अब देश कौन कौन से टच कर रहे हैं आप थोड़ा सा कुछ अंदाजा लगाइए। यहाँ पर आपका एक अजरबैजान हो गया, नीचे से ईरान भी टच कर रहा है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी टच कर रहा है, और ये हमारा उज्बेकिस्तान भी टच कर रहा है, और ऊपर से रशिया भी आकर टच कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से देश हो गए हमारे? टोटल नंबर 5। कैस्पियन सी से अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस। तो देखिए क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से बनते हैं मैप में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगर आपको मैप याद है, लोकेशन याद है, कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है, तो खुद आप कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर ऐसे बनाना हो। आप एक सर्कल बनाइए, कैस्पियन सी लिख दिए,
एक साइड में अजरबैजान लिख दिया, दूसरे साइड में रशिया लिख दिया, तीसरे साइड में आपने कजाकिस्तान लिख दिया, एक साइड में उज्बेकिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान लिख दिया और नीचे साइड में ईरान लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कैसे। कैस्पियन निम्न ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन-कौन से देश ऐसे हैं जो कैस्पियन सी को टच करते हैं। एक ऑप्शन दे दिया कजाकिस्तान, एक ऑप्शन दे दिया तुर्कमेनिस्तान, एक ऑप्शन दे दिया रशिया, एक ऑप्शन दे दिया उज्बेकिस्तान। अब बताइए उज्बेकिस्तान की लोकेशन अगर आपको पता रहेगी तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि ये तो भाई डबल लैंडलॉक्ड है, ये कैस्पियन सी तो टच ही नहीं कर रहा और इनके बीच में गैप है, ठीक है। एक साइड में तजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान की जगह आप तजाकिस्तान का नाम ऑप्शन दे दे तो भी आप समझ जाएंगे भाई इधर से इधर काफी दूरी हो रही है, तो वो भी नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपको क्या याद रखना होता है, मैप में किसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन तभी सही कर पाएंगे अगर मैप में आपको क्लियर लोकेशन पता हो कि कौन सी जगह कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने काफी चीजों को आज कवर कर लिया है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा झील जिसमें 2 नदियां गिरती हैं, यहाँ पर अभी हमने कहाँ बात की थी, ये तो अभी हमने देखा ही नहीं है। हाँ, ये बात करते हैं, इधर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज माउस, हाँ, इस कैस्पियन सी की हम बात कर रहे थे। तो कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ना ये झील है, क्या है, झील है, ठीक है। नाम इसका सी है लेकिन ये है क्या, झील है, जहां पर 2 नदियों का पानी गिरता है। और ये झील जो है ना विश्व की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए कहीं से निकल तो रहा नहीं है, सब यहाँ पर इकट्ठा ही हो रहा है। और जो सेलाइन वाटर होता है वोल्गा रिवर का, वोल्गा रिवर और यूराल रिवर का जो सेलाइन वाटर होता है वो यहीं पर आकर इसमें गिरता रहता है, इसीलिए इसकी सैलिनिटी और बढ़ जाती है और इसीलिए ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सी है। और कैस्पियन सी में कौन कौन सी 2 नदियों का पानी गिर रहा है, तो ये वोल्गा का पानी गिरता है और दूसरा यूराल का। याद रखिएगा यूराल जो है माउंटेन भी है, इसी यूराल माउंटेन से यूराल नदी भी निकलती है, ठीक है। इसी यूराल माउंटेन से यूराल नदी भी निकलती है जो यहीं पर आकर गिरती है। साथ ही जो दूसरी वोल्गा नदी है ये यूरोप से आती है और यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये है। यूरोप में सबसे लंबी नदी कौन सी बहने वाली, वोल्गा नदी है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आगे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है। मैप करते जाओ तो बहुत ही लगता है कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं इस तरीके से, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी चीजें कवर हम कर चुके रहते हैं। और इसके लिए अगर आपको याद रखना है तो आपको एटलीस्ट 1-2 बार पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद में हम और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज सब मिक्सअप हो जाएगा। और पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप जरूर से कैच कर लीजिए और इसको आप मैप बनाते हुए करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए कहने को आपको सिर्फ मैप मैप दिख रहा है, लेकिन यहीं से आपको मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रख देते हैं, और आपको अगर कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप डिस्कशन में जा सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो आप चैट का भी ऑप्शन होता है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो रिसोर्सेस में जाकर वहां पर लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, उसको भी आप देख लें। और ये आपका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा ये 6 मंथ के लिए रहेगा। जो लोग भी नए आ रहे हैं उनके पास 2 दिन का टाइम रहेगा पेमेंट के लिए, वो पेमेंट 2 दिन में कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा क्लासेस को देखने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।